नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की आधुनिक अवधारणाएं यानी आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इससे पूर्व राजनीतिक समाजीकरण के बारे में अध्ययन किया और हम लोगों ने जाना कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला हस्तांतरण है। यानी राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति राजनीतिक समझ और राजनीतिक ज्ञान के बारे में सीखता है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख साधन यानी अभिकरण कौन से हैं जो व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। बच्चों, मुख्य रूप से जो राजनीतिक समाजीकरण करने वाली अभिकरण है उन्हें दो संस्थाओं के अंतर्गत व्यक्त किया जा सकता है। एक है औपचारिक संस्थाएं और दूसरी है अनौपचारिक संस्थाएं। दो प्रकार की संस्थाएं हैं। अब अनौपचारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो अनायास या स्वाभाविक ही यानी बिना किसी निश्चित फार्मूले के, बिना किसी निश्चित योजना के स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में परिचित कराती हैं। उन संस्थाओं को बोलते हैं अनौपचारिक संस्थाएं, जैसे कि परिवार है, मित्र मंडली है, मीडिया है, समाचार प्राप्ति के माध्यम हैं। इनके माध्यम से हम अनायास और स्वाभाविक ही राजनीति के बारे में, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानने लगते हैं, यानी राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। इस प्रकार से ये संस्थाएं हुई अनौपचारिक संस्थाएं। दूसरे प्रकार की संस्थाएं औपचारिक संस्थाएं, यानी जो संस्थाएं औपचारिक रूप से निश्चित प्रारूप के माध्यम से, निश्चित योजना के माध्यम से, निश्चित बातों के माध्यम से व्यक्ति का राजनीतिक ज्ञान बढ़ाती है, राजनीतिक समझ विकसित करती है, राजनीतिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती हैं, तो वे संस्थाएं होती हैं औपचारिक संस्थाएं। जैसे कि शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थाओं में संचालित किया जाने वाला पाठ्यक्रम है, हमारी कार्यस्थली है आदि। इनके माध्यम से व्यक्ति निश्चित एक प्रारूप के माध्यम से बने बनाए ढांचे के अनुरूप राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानता है। अब जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं होती हैं उसके अंतर्गत मुख्य रूप से अनौपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण करवाया जाता है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं का स्वरूप खुला होता है, वहाँ का समाज खुला होता है और व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता। तो प्रत्येक संस्थाओं का स्वरूप खुला होने के कारण जो अनौपचारिक प्रक्रियाएं हैं, अनौपचारिक संस्थाएं हैं, वे व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण करने में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि चीन जैसे साम्यवादी और पाकिस्तान जैसे कट्टरवादी देशों के अंतर्गत वहाँ पर प्रत्येक व्यवस्था पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है, मीडिया पर कठोर नियंत्रण होता है, दल निर्माण करने पर भी कठोर नियंत्रण होता है और दलों की गतिविधियों पर भी कठोर नियंत्रण होता है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी कठोर नियंत्रण होता है। इसके कारण वहाँ पर जो व्यक्तियों का राजनीतिक समाजीकरण होता है वह औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से होता है। निर्धारित प्रारूप के अनुरूप व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिमुखीकरण करवाया जाता है, यानी राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान प्रदान किया जाता है। जबकि भारत जैसे लोकतांत्रिक समाजों के अंतर्गत अनौपचारिक प्रक्रियाओं और अनौपचारिक संस्थाओं के माध्यम से ही राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया संपादित की जाती है मुख्य रूप से। ऐसी बात नहीं है कि संपूर्ण समाजीकरण की प्रक्रिया केवल अनौपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही की जाती है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन अधिकांशतः अनौपचारिक प्रक्रियाओं का स्थान होता है, रोल होता है। अब हम जानते हैं कि वे कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से अभिकरण हैं जो व्यक्तियों का औपचारिक और अनौपचारिक रूप से राजनीतिक समाजीकरण में योगदान देती है। परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक और जनसंचार के साधन, ये सभी साधन
व्यक्तियों का राजनीतिक सामाजिकरण में सहयोग देते हैं और किसी न किसी रूप से व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों के प्रति ज्ञान प्रदान करते हैं, उनके दृष्टिकोण का निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो आइए अब इन संस्थाओं के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है, यानी परिवार का क्या रोल होता है। हम सभी जानते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। परिवार ही वह प्रथम अभिकर्ता होता है जो बच्चे को ज्ञान प्रदान करता है और यह बालक आगे चलकर भावी नागरिक बनता है, देश का सक्षम नागरिक बनता है और परिवार में सीखे हुए रीति रिवाज और प्रथाओं के अनुरूप व्यवहार करता है। तो इस तरह से बालक परिवार के अंतर्गत बड़ों की सत्ता को स्वीकार करते हुए सत्ता का बोध प्राप्त करता है। सहयोग व सामंजस्य की भावना का परिवार के अंतर्गत ही विकास होता है और अपनी मांगे रखना और उनकी पूर्ति कराने के लिए विभिन्न हथकंडों को अपनाना, विभिन्न माध्यमों को अपनाना बालक परिवार के अंतर्गत सीखता है। सामान्यतः देखा जाता है कि जो परिवार का मुखिया होता है या घर में जो बड़ा होता है वह जिस राजनीतिक दल का या जिस राजनीतिक पक्ष का फेवर करता है या उसका अनुसरण करता है, परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वह भी उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन इस अनुसरण करने के अंतर्गत भी बालक का राजनीतिक समाजीकरण होता है। परिवार के मुखिया की देखा देखी वह किसी एक राजनीतिक दल के प्रति दृष्टिकोण का निर्माण कर लेता है और शैने शैने जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे राजनीतिक दृष्टिकोण उसके मस्तिष्क में विकसित होने लगता है और उसके आधार पर वह राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी जुटाता है और वह जो पक्ष उसने अब तक अपना रखा था या सही मान रखा था वह सही है या गलत है, इसके लिए वह अनेक प्रकार की सहायक जो विचार हैं उनको समझने लगता है, जानने लगता है कि ये सही है या गलत है, सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। इस प्रकार से बालक का राजनीतिक समाजीकरण परिवार के माध्यम से छोटी छोटी आदतों के माध्यम से होने लगता है। तो कह सकते हैं कि राजनीति के प्रति प्रारंभिक समझ का विकास परिवार के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं यानी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और लाइब्रेरीज, जहां पर बच्चा शिक्षण प्राप्त करता है। अब परिवार से निकलकर बच्चा शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत आता है तो परिवार में जो भी अभिवृत्तियां, धारणाएं या दृष्टिकोण उसने अब तक तैयार किए थे वे अधिक दृढ़ करने का कार्य, मजबूत करने का कार्य शिक्षण संस्थाएं करती हैं। यानी अब तक जो भी उसने विचार बना रखे थे उन विचारों को दृढ़ करने का कार्य शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से होता है। शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, वह यह होता है कि अनेक पृष्ठभूमि के जो बालक है वहाँ पढ़ने आते हैं। यानी उस बालक के जो सहभागी होते हैं, सहपाठी होते हैं, वे विभिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित होते हैं और इन विभिन्न पृष्ठभूमियों के बालकों के मध्य सामंजस्य, अनुकूलन स्थापित करना विविधता में एकता स्थापित करने जैसा है। यानी विविधता और विरोधाभासों के मध्य समायोजन करने की कला बालक के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही आती है। इस प्रकार से बालक की शिक्षा जितनी भी व्यापक होगी, जितनी गहन होगी और समाज और राजनीति के संबंध जितने अधिक गहन होंगे, व्यापक होंगे, बालक का समाजीकरण उतना ही गहनता से, व्यापकता से होगा। शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत 3 प्रमुख तत्व होते हैं जो बालक के समाजीकरण में सहयोग देते हैं। वे हैं पाठ्यक्रम, मित्र मंडली और शिक्षक, जिनके माध्यम से बच्चे के दिमाग में राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति दृष्टिकोणों का विकास होता है और राजनीति के प्रति विचार बनते हैं, विचारों का अभिमुखीकरण होता है। यानी किसी भी दृष्टिकोण के का निर्माण के साथ साथ उस विचार के प्रति झुकाव उत्पन्न होने लगता है शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से। आमतौर पर देखा जाता है कि शिक्षकों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं बच्चे, शिक्षकों को अपना आदर्श मानते हैं और मुख्यतः शिक्षक जिस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा और जिस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली या व्यवस्था की बात करते हैं, बच्चे उससे प्रभावित होकर उस प्रकार का दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। दूसरा है पाठ्यक्रम।
पाठ्यक्रम जो तैयार कर दिया जाता है कि आप लोगों को पढ़ना है कि राज्य का विकास कैसे हुआ, हमारे मूल अधिकार क्या हैं, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हमें राज्य को कौन कौन सी नीतियों का अनुपालन करना चाहिए, हमारे लिए मूल कर्तव्य क्या हैं और किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये सब बातें हम लोग जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी जो पाठ्यक्रम है वह समाजीकरण का औपचारिक माध्यम है, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं औपचारिक हैं तो पाठ्यक्रम तो औपचारिक होना ही है, लेकिन जो मित्र मंडली है इसके अंतर्गत वह अनौपचारिक है। वह अपनी खुली चर्चाओं, खुली वार्ताओं के माध्यम से राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, जानकारियां जुटाते हैं और राजनीतिक समझ को विकसित करते हैं। इस प्रकार से ये तीनों ही कारक, पाठ्यक्रम, मित्र मंडली और शिक्षक, ये तीनों ही बच्चे की यानी बालक की राजनीतिक समझ को विकसित करते हैं, राजनीतिक प्रति गतिविधियों के प्रति जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं वह राजनीतिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल विभिन्न नीतियों, विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न घोषणाओं और विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता को अपनी नीतियों के बारे में अवगत कराते हैं, अपनी बातों के बारे में अवगत कराते हैं। और राजनीतिक दल भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल जो सत्ता में है, और एक होते हैं विरोधी राजनीतिक दल जो सत्ता से बाहर हैं, अभी उन्हें पद प्राप्त नहीं है शासन संचालन करने का। तो दोनों एक दूसरे के बारे में प्रचार प्रसार करते रहते हैं, कमियों को बताते रहते हैं कि इसने ये किया, इसे ये करना था, ये नहीं करना था, जिनके माध्यम से जनता को राजनीतिक गतिविधियों की, राजनीतिक मुद्दों की, राजनीतिक मसलों की जानकारी हासिल होती है। और चुनाव के दौरान राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार से अपना प्रचार प्रसार करते हैं। चुनाव से पूर्व अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं जिसमें अपनी नीतियों के बारे में बताते हैं और अपने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत, चुनावी सभाओं के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अंतर्गत जनता को अपनी बातों से अवगत कराते हैं। विभिन्न माध्यमों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जो समाचार चैनल्स हैं उनके माध्यम से। इस प्रकार से राजनीतिक दल नीतियों, विचारधारा और कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों का राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। और लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत जो राजनीतिक दल होते हैं वह समाजीकरण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसी भूमिका सर्वाधिकारवादी देशों के अंतर्गत नहीं होती। सर्वाधिकारवादी यानी सभी अधिकार अपने अंतर्गत समाहित करने वाले, शक्ति का एक केंद्रीकरण होना सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कहलाती है। तो उन सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं के अंतर्गत इस प्रकार से राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण का कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर समाज बंद होते हैं, व्यवस्थाएं नियंत्रित होती हैं और राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण होता है। जैसे कि चाइना, वहाँ पर एक दल का शासन है और किसी और दल को पनपने का अवसर ही प्रदान नहीं होता, अवसर ही प्राप्त नहीं होता। और यदि कोई दल पनपते हैं तो वो भी वही दल पनप सकते हैं, वही दल अस्तित्व में आ सकते हैं जो दल उस दल का समर्थन करते हैं। इस प्रकार से सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दलों की जो गतिविधियां हैं वह कठोर नियंत्रण में होने के कारण किसी प्रकार का राजनीतिक समाजीकरण नहीं करती, और यदि राजनीतिक समाजीकरण करती हैं तो वह निश्चित प्रारूप के तहत, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों की बहुलता होती है, अपने अपने विचारों के अनुरूप राजनीतिक दलों का गठन करने की स्वतंत्रता होती है। और इन बहुलता के कारण, यानी दलों की बहुलता के कारण, विभिन्न विचारों को जानने का अवसर प्राप्त होता है जनता को, और इन विचारों के अनुरूप ही जनता का राजनीतिक समाजीकरण होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स। राष्ट्रीय प्रतीक भी राजनीतिक समाजीकरण करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक हमें राष्ट्रीय आदर्शों से, राष्ट्रीय मूल्यों से अवगत कराते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र के प्रतीक होते हैं और इनके माध्यम से राष्ट्र के प्रति हमारी निष्ठा,
आस्था की भावना को और अधिक सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। यानी राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं वे नागरिकों में आस्था का भाव पैदा करते हैं, क्योंकि इनका संबंध राजनीतिक आदर्शों से होता है। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय समारोह है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, सेना की जाने वाली परेड है, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में दी जाने वाली जानकारियां हैं, इस प्रकार के राष्ट्रीय दिवस हैं और अनेक ऐसी बातें जो राष्ट्र से संबंधित होती हैं, राष्ट्र के गौरव से संबंधित होती हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक भी राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के कुछ निर्धारित आदर्श होते हैं, वे उस राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख उद्देश्य भी होते हैं और राजनीतिक वातावरण में उन्हें प्राप्त करना और सभी लोगों को उसके प्रति जागरूक करना उस राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख दायित्व होता है। तो उस दायित्व की पूर्ति इन राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से और अधिक आसान हो जाती है, क्योंकि ये उन आदर्शों के समीचीन होते हैं, आसपास होते हैं और यूं कहें कि ये उनके पूरक होते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से भी राजनीतिक समाजीकरण करवाने का कार्य करवाया जाता है, जो राष्ट्र के प्रति आस्था, विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करते हैं। नेक्स्ट है जनसंचार के साधन, यानी वे साधन जो जनता में संचार, कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं, वे भी जनता के अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण करने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से जनता को राजनीतिक ज्ञान प्राप्त होता है, राजनीतिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रियाओं के बारे में इन्हें जानने को मिलता है। और ये ही वो माध्यम होते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न प्रकार की राय प्रस्तुत करते हैं। और वास्तव में आज के समय देखा जाए तो जनसंचार के माध्यम ही वे माध्यम हैं जो मुद्दे बनाते हैं, मुद्दे सुलझाते हैं और जनता को विभिन्न बातों के बारे में अवगत कराते हैं। इस प्रकार के माध्यम होते हैं पत्र पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया यानी समाचार चैनल्स, इंटरनेट आदि। इन जनसंचार के माध्यमों के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति विभिन्न प्रकार की जानकारियां जुटाता है, विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है और अपने एक राजनीतिक दृष्टिकोण का निर्माण करता है, राजनीतिक समझ का निर्माण करता है। तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक समाजीकरण किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। और जिस प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण किया जाएगा, उसी प्रकार से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होगा और उसके माध्यम से उसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का गठन हो पाएगा। राजनीतिक समाजीकरण का स्तर सरकारों व नागरिकों के मध्य जो अंतःक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा तैयार होता है। जिस प्रकार की सरकार और नागरिकों के मध्य अंतःक्रियाएं होंगी, उसी प्रकार का राजनीतिक समाजीकरण होगा। यदि सकारात्मक होंगी तो सकारात्मक समाजीकरण होगा और यदि नकारात्मक होगी तो नकारात्मक समाजीकरण होगा। और एक बात और कहना चाहूँगी कि यह आवश्यक नहीं कि जो बना बनाया ढर्रा है या जो संस्कृति है उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाए, वही राजनीतिक समाजीकरण है। नवीन मूल्यों को भी राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत आत्मसात किया जाता है। जो आवश्यकता के अनुरूप जो परिवर्तन होते हैं उन्हें भी राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत अपनाया जाता है। यदि ऐसा ही होता कि पीढ़ी दर पीढ़ी वही संस्कृति स्थानांतरित होती तो आज शायद सब जगह वही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती। तो परिवर्तन आए हैं, इसका कारण यह है कि उस समाजीकरण के अंतर्गत शहने शहने हम लोगों ने नवीन मूल्यों को भी, नवीन बातों को भी अपनाया है अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप। वह भी समाजीकरण का एक रूप है। इस प्रकार से जो राजनीतिक समाजीकरण है वह महत्वपूर्ण कारक है राजनीतिक व्यवस्था का और जिसका उद्देश्य होता है राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा सभी नागरिकों को प्रदान करना, जिसके कारण सभी नागरिक राजनीतिक व्यवस्था में अपने एक सुचारू और सहायक की भूमिका का निर्वहन कर सके, जिसके माध्यम से एक सुचारू राजनीतिक व्यवस्था का संचालन हो सके। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना राजनीतिक समाजीकरण के
विभिन्न साधन, माध्यम, कारक या अभिकरण, जिसे हमने दो रूपों में पढ़ा, औपचारिक और अनौपचारिक के रूप में। और इसी के साथ ही आप लोगों का यह चैप्टर राजनीतिक सामाजिकरण समाप्त होता है। अगले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।